पिछले वर्ष की अगर बात करें तो कुछ आंकड़े मेरे पास आए। पिछले वर्ष 21 दलित मारे गए थे राज्य में। नेशनल लेवल पर अगर आंकड़े देखें तो 39,000 राष्ट्र भर में 2013 में ऐसे केसेस थे, लेकिन चर्चा हुई तो केवल इस वर्ष और केवल 2 बच्चों के बारे में। तो कहीं क्या एक दिशा दी जा रही है इस तरह के परिप्रेक्ष्य को? सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे अपने इस लोकतांत्रिक चीज के ऊपर विचार करने का मौका मिल रहा है कि अगर हम ये लोकतंत्र कह रहे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान हमें समानता और सह अस्तित्व का अधिकार देता है, तो फिर क्या मजबूरी हुई कि किसी गौरव को दलित शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या मजबूरी हुई कि किसी को अगड़ा वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ा, पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करना, अवर्ण का सवर्ण का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात तो हमें कम से कम, क्योंकि अगर स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं तो स्वतंत्र देश के हम भी नागरिक हैं, तो हम दलित कैसे हो सकते हैं? हमें आप दलित कैसे कंसीडर कर सकते हैं? या तो फिर उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि या तो शासक है या शोषित है। तो अगर फिर तो जो शासक हैं उसके अलावा जो वर्ग बचता है, क्या वो शोषित की श्रेणी में आ जाएगा? जबकि होना यह चाहिए कि अगर तुम शासक हो तो हम पोषक हैं, जो हम वहां पे बैठे हैं, और पोषक जो होता है वो दलित, अवर्ण, सवर्ण, अगड़े, पिछड़े की श्रेणी से कहीं ना कहीं इस दिशा में भी काम होना चाहिए, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उम्मीद यही कि हम उस स्तर तक पहुंचे कि हमारे देश में ऐसा ना हो, लेकिन इस समय तो यही वास्तविक स्थिति है हमारे देश की। आपने बहुत सुंदर ये विचार रखे हैं कि हम एक ऐसा देश बनाए कि जिसमें हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग न ही करना पड़े। किंतु आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप न केवल एक एक्टर हैं, आप एक थिंकर भी हैं, और जब आप एक थिंकर के रूप में देश की वास्तुस्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, असहिष्णुता, असहनशीलता, ये जो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, क्या उसे हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या ये बढ़ चढ़कर हो रही है? देखिए क्या हो रहा है कि जैसा कि हमने कहा कि इस मीडिया के अलावा एक सोशल मीडिया नाम की भी एक चीज हमारे पास आ गई है। तो चूंकि अब कोई आशुतोष राणा किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वतंत्र हैं तो फिर पूरी वस्तु स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रति मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी शालीनता। सहनशीलता का मतलब क्या होता है कि सहन करने के बाद भी हमारा शील भंग ना हो, तब तो हम सहनशील हैं। कि हम शीलता के साथ हर विपरीत परिस्थिति को सहन कर पाने में सक्षम हैं। तो क्या हम अब सहनशील हैं? क्या हमारी शीलता बरकरार रहती है? अगर हमारी शीलता बरकरार रहती है, जैसा कि हमने कहा कि शिष्ट सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी होती है, अशिष्ट सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी होती है शिष्ट असहमति। मैं और आप, मेरी असहमति को आप अपना विरोध क्यों मान रहे हैं? मैं असहमत हूं आपसे, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। हमारे अंदर जो पहले अगर हम देखें तो शास्त्रार्थ होते थे, जितने भी हमारे लोग होते थे, शास्त्रार्थ में क्या होता था, उन नीतियों के ऊपर पता लगा कि हाँ पंडित जी आपका क्या है, पंडित जी ने कहा कि साहब ऐसी ऐसी चीज है, इसमें ये बात इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने दूसरे ने कहा कि नहीं आपने इस बात के ऊपर तो गौर किया लेकिन इसके अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो शास्त्रार्थ बड़ी कल्याणकारी चीज होती है जिसमें लोग सहमत नहीं होते हैं। असहमति के बाद उसमें से एक नई सहमति का, एक आम सहमति का सृजन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के डिस्कशन हो रहे हैं, संवाद की स्थिति बन रही है, तो उसको हम विरोध का दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विरोध जो होता है, असहमति मित्रों में होती है कि जितना विश्वास और जितना सम्मान मैं अपने मत का करता हूं उतना ही सम्मान मैं आपके मत का करता हूं, तब मैं, लेकिन मैं असहमत हूं। लेकिन विरोध, मुझे मेरे मत पे तो विश्वास है लेकिन आपका जो मत है वो मूर्खतापूर्ण और तमाम किस्म की अज्ञानताओं से भरा हुआ है, तो वो अमित्र के प्रति किया जाने वाला भाव है। तो मुझे लगता है कि मित्रों के प्रति देश के अंदर हम और आप सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से, सड़क अगर जगी हुई हो तो संसद हमेशा जगी हुई होती है, लेकिन जब ये सड़क अगर सो जाए, सड़क के अंदर विविधताएं हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिसको हम, सड़क अगर खंडित हो तो फिर संसद कैसे अखंड रह पाएगी जनाब?
तो हमारा ये मानना है। अभी संसद में आपको क्या लग रहा है, खंडित है कि? देखिए, संसद क्यों खंडित हो? अगर आप सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात करेंगे तो बहुत अच्छे उदाहरण हमारी संसदों में मिलते हैं या विधानसभाओं में मिलते हैं कि जब दो नेता पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल बड़ी आक्रामकता के साथ लड़ते हैं और आपको लगता है कि ये आपस में मिलकर सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म होता है वो दोनों बैठ के आपस में साथ में डिनर कर रहे होते हैं, बातचीत कर रही होती है। तो इसका क्या मतलब है? ये वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, वैचारिक असहिष्णुता हो सकती है, लेकिन अभी इसके पहले बिहार में हमें लग रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी तो कभी एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम कि साहब अब पता लगा। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, इसको मेरा ये मानना है कि ये हमारा प्रतिबिंब है। अगर हम सड़क पर खंडित हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम में से ही तो कुछ लोग वहां पर हैं ना, बैठे हैं, तो उनसे हम अखंड व्यक्तित्व की आकांक्षा कैसे कर रहे हैं? और वो जो लोग बैठे हैं अगर वो खंडित हैं तो हमसे अखंड व्यक्तित्व की आकांक्षा और अपेक्षा कैसे कर रहे हैं?